नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग अखबार को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट करेंगी। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो क्लाइमेट एडवर्सिटी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के मातहत डाल दिया है, यह न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। इसका फाइनल वीडियो हम दक्ष बैच में बना देंगे जब ये फाइनल जजमेंट अगस्त में आ जाएगा तब। पर हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसको आप पढ़ेंगे। हमारे कोई काम का नहीं है, इसको पढ़ लो इंटरेस्ट के लिए। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। लेट अस मूव। जैसे देखो यहाँ पर देखो कि जो बच्चा सब है यहाँ पर जा रहा है। पहले यूक्रेन पढ़ता था। भारत में 20-20 लाख रुपया फीस लगता है MBBS करने का। अगर यूक्रेन वगैरह में देखो तो 3 से 5 लाख रुपया फीस लगता है MBBS का, इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ पर करने। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये बताओ कि कौन से जो यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे उनको भारत लाया गया था। तो भारत सरकार जब उनको भारत लाई तो कुछ एक चलाई ऑपरेशंस। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन गंगा। तो जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, दे वर ब्रॉट बैक टू द इंडिया अंडर द ऑपरेशन गंगा। व्हाट यू आर सपोज टू डू इन द कमेंट सेक्शन, यू आर सपोज टू टेल मी कि ऑपरेशन कावेरी कहाँ के इवैक्यूएशन के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करो यार, याद भी रखोगे, है ना। ऑपरेशन गंगा इज इंपॉर्टेंट। पर से दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ये सब कोई काम का इंपॉर्टेंट नहीं है, सब हटाते चलो। नाउ द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन। सुप्रीम कोर्ट देखिए, सेंटर स्टेट कॉन्टेस्ट की बात हो गया। जब सेंटर स्टेट कॉन्टेस्ट की बात हो गया, इसका मतलब कि ये फेडरलिज्म की बात हो गया, है ना। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चला है, इसी ग्राउंड पर बहस चला है कि इट इज अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो तमिलनाडु में आवाज उठा रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात हो रहा है। अभी आप देखोगे कि केरला ने आवाज उठाया कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात हो रहा है। जहां जहां अपोजिशन की सरकार है वो बोल रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात हो रहा है। कर्नाटका कह रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात हो रहा है। देखो, फेडरलिज्म पे हम लोग ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो दक्ष में बना चुके हैं, जो मेंस वाला प्रोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको 30 मिनट में इनसाइट दे दें, तो हम अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। वो करंट से लिंक्ड रहेगा मेंस के लिए। यहां पर देखो, एक फंड की बात हो रही है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इज ऑल अबाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो, हुआ क्या कि हम लोग क्या है, डिजास्टर प्रोन कंट्री हैं। कभी आप देखोगे कि अर्थक्वेक आएगा, कभी आप देखोगे कि बाढ़ आएगा, कभी आप देखोगे कि सुखाड़ आएगा। तो वी आर डिजास्टर प्रोन कंट्री। तो इस डिजास्टर से निपटने के लिए आप देखते हो कि पहली बार एक परिकल्पना की गई, 10th 5 ईयर में परिकल्पना की गई कि वी शुड हैव सम स्कीम टू फाइट द डिजास्टर। जब डिजास्टर आता है तो आप देखिए कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, मौसम को तरस भी नहीं आती बस्तियां जलाने में। तो गांव का गांव, शहर का शहर नष्ट हो जाता है। जैसे आप गुजरात का अर्थक्वेक आया, जो अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। तो पहला अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहली बार डिजास्टर से रिलेटेड स्कीम्स की कहां चर्चा की गई, तो 10th 5 ईयर प्लान में चर्चा की गई है। देखो, इसके लिए क्या हुआ कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हम लोगों ने पास किया। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज पास्ड। इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000 जो पास होता है, इसके तहत हम लोग बनाते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। दिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। केंद्र में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा, इसी के तर्ज पर राज्य पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो ये कब फोर्स में आता है? एक्ट तो कानून तो 2005 में पास होता है, अगर हमको ठीक से याद है तो 23 दिसंबर 2005 को पास होता है। बट दिस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2006। अगर एग्जाम में कुछ फंसा ले तो हम लोग को रेडी होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखोगे आप। एक्ट फोर्स में कब आता है? 2006 में। कानून कब पास होता है? 2005 में। इसी कानून के तहत क्या है कि राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगा, विच विल बी हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। तो भाई, अगर तुम बोल रहे हो कि सर हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए हैं, तो भाई क्या करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? आपदा का आकलन करेगा कि कितना सुखाड़ हुआ, कितना बाढ़ हुआ। तो आपदा का आकलन करके आपको क्या मिलेगा? यू नीड टू
उसको कंपनसेट करना होगा ना, पैसा देना होगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड केंद्र पर और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड राज्य स्तर पर। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 75% कंट्रीब्यूट करता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। इसका मतलब कि राज्य की सरकार अपने फंड में मात्र 25% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जब भी फेडरलिज्म पर क्वेश्चन आएगा तो उस पर आप जरूर लिखेंगे कि इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अ गुड फेडरलिज्म, जहां पर केंद्र 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है और राज्य मात्र 25% कंट्रीब्यूट करता है। जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट होता है वहां पर केंद्र 90% कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश वगैरह में, और राज्य की सरकार 10% कंट्रीब्यूट करती हैं। प्रीलिम्स के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस दोनों आंकड़ा को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड या जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, आपको पता होना चाहिए कि एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में होता है। भारत सरकार कोई भी पैसा लेती है या निकालती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालती है। पर भारत सरकार, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा चला गया वो भारत सरकार का पैसा है या राज्य सरकार का पैसा होता है। पर एक जो फंड होता है उसको आप पब्लिक अकाउंट कहते हो। जो पब्लिक अकाउंट है ये आर्टिकल नंबर 266 क्लॉज 2 में है। ये दोनों आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर कुछ पैसा भारत सरकार एक बैंकर के रूप में रखती है। बैंकर क्या है? बैंकर्स आर नॉट द ऑनर्स ऑफ आवर मनी, दे आर सिंपली द ट्रस्टी ऑफ आवर मनी। हम पैसा इसको रखे हैं, इस पैसा को ये मैनेज करते हैं, उसके बदले ये हमसे कुछ कमीशन लेते हैं और फिर पैसा को हम जब चाहे निकाल सकते हैं। ये बैंक का पैसा नहीं है। उसी तरह से भारत सरकार के पास एक फंड होता है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार एक ट्रस्टी के रूप में काम करती है, एक बैंकर के रूप में काम करती है। जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होगा, जैसे ये मम्मी का पैसा है, तो अगर हमको पर्स से पैसा निकालना है तो किससे परमिशन लेना होगा? मां से परमिशन लेना होगा, बाबूजी से परमिशन लेना होगा। उसी तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है। कहां से उसमें पैसा आता है? टैक्स का पैसा आता है, जीएसटी से आता है, इनकम टैक्स से पैसा आता है। तो आपको किससे परमिशन लेना होगा? जनता से लेना होगा। तो एक जनता से आप कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो जनता का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जनता का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। तो आप पार्लियामेंट से परमिशन लेते हो कोई भी पैसा को निकालने से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। पर कुछ पैसा को आप पब्लिक अकाउंट में डालते हो, जैसे कि नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है। और याद रखना, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का पैसा होता है वो पब्लिक अकाउंट में है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का पैसा कहां होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडिया। जब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसा होता है तो उसके लिए निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको पार्लियामेंट की सहमति के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री, वही देखरेख करता है। एनडीए में से कौन हिट करता है? प्राइम मिनिस्टर हिट करते हैं। अब राज्यों को अगर आप तुम देखोगे कि 2023 का जो अभी रिसेंट आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे का, वो कहता है कि जो एसडीआरएफ में 75% पैसा दिया गया है, जो बिहार है, बिहार को कितना पैसा एलोकेट किया गया है? ₹624.40 करोड़ आपदा के लिए एलोकेट किया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा जिसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीआरएफ कैसे बनता है? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो भी आपको बताए, इट इज मेड अंडर द सेक्शन 48 क्लॉज 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो अब इससे ज्यादा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैसा 624 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ, ये किसके कहने पर एलोकेट होता है? तो ये वित्त आयोग, जो फाइनेंस कमीशन होता है, वो एलोकेशन का निर्णय देता है कि आप राज्य को ऐसे एलोकेट करेंगे। अब कैसे एलोकेट करेंगे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, पर हमें ये पता होना चाहिए कि बिहार को इतना एलोकेट हुआ है 2023 में। एसडीआरएफ के लिए ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, एनडीआरएफ इंपॉर्टेंट है, नोडल मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कौन हीड करता है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार कहां परिकल्पना की गई? तो 10th 5 ईयर प्लान में परिकल्पना की गई। इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखना कि फेडरलिज्म जब भी आएगा आपके एग्जाम में, हम लोग अपने मेंस में आपको बताए हुए हैं दक्ष में, पर याद रखना कि उसका एक क्लासिक एग्जांपल है ये एसडीआरएफ वाला फंड में। देखो भाई, एसडीआरएफ फंड में भारत सरकार ही तो लीड ले रहा है, 75% पैसा पे कर रहा है आपको। तो इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर। कुछ भी नहीं पढ़ना है पूरे पन्ना पर, कुछ भी नहीं पढ़ना है पूरे पन्ना पर। चुनाव प्रचार चल रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। मजा के लिए तो यही सब देता है पढ़ने में। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन बताओगे यार। पहला क्वेश्चन तो वो बता दिए, अभी बताओ कि सीडीएस अभी भारत के कौन है? इसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमको बताओगे।
हु इज़ प्रेजेंटली द CDS ऑफ द इंडिया? जरूर प्लीज़ बताना। कोई काम का नहीं है। अब देखो, इसको न्यूज इन ट्रांजिशन है, आप पढ़ेंगे, कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, इस पे हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। इस न्यूज़ को आप पढ़ेंगे, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स आपको रेजोनेंस में बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो अब ये चीज़ समझना आपके लिए चमनी भर का हो जाना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ोगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाए हैं, इसको जरूर पढ़ोगे। EVM वगैरह के बारे में है। हम एक देखो, BPSC में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखो, अभी जो भी दक्ष वाले हैं तुम लोग को देखो, हम बहुत डिटेल में पूरा कवर किए हुए हैं, सारा कोट वगैरह तुम लोग को दे के कवर किए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट, प्लीज़ उसको जाकर वीडियो देखना, है ना। अभी इसको हम थोड़ा सा डिस्कस आपको करेंगे, हल्का सा आपको आइडिया दे देंगे, ठीक है। इसलिए आइडिया देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे तुम देखोगे तो VVPAT पर भी आता है। इस न्यूज़ को जरूर पढ़ लेना। न्यूज इन ट्रांजिशन है, जो हम कल बताए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, कैसे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। नोट्स मत बनाना, पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा क्योंकि कल हमने इस पर वीडियो आपको ऑलरेडी बना रखा है। अब आज के डेट में पूरे अखबार में अब कुछ भी नहीं है, चाहो तो इसको पढ़ लेना, नोट्स बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, VVPAT का डिस्कस आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई भी टॉपिक आए उसको बहुत डिटेल में करने की कोशिश करना, बहुत डिटेल में करने की कोशिश करना। अभी देखो, हम लोगों ने जैसे पिछली बार पूछा था, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा था TN सेशन के बारे में, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है, कहीं जगह मिल जाए। जैसे TN सेशन के बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसको तुम देखना, ठीक है। ये सब अभी हम लोग थोड़ा सा जगह कहीं मिले तो हम बताते हैं। देखो, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आना चाह रहे थे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना कि तारकुंडे कमेटी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्त कमेटी भी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से संबंधित है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कमेटी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। देखो, होता क्या है कि चंद्रशेखर देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जब चंद्रशेखर देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बलिया के बलिराम बड़े सख्त व्यक्ति हैं। तो उस समय के लॉ मिनिस्टर हैं दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी के अंदर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बना देते हैं 1990 में। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं 1996 में इनके कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया जाता है, सारे रिफॉर्म्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुनाव लड़ेगा। पहले क्या था कि जैसे देवीलाल 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ गए थे, 3 ठो लोकसभा और 1 विधानसभा से लड़ गए थे। भाई मानते हैं कि जैसे राहुल गांधी एक जगह वयनाड से लड़े और एक जगह अमेठी से लड़े, वयनाड से भी जीत जाते और अमेठी से भी जीत जाते, तो भाई रहते तो एक ही जगह के सांसद, अमेठी में री इलेक्शन होता। जब री इलेक्शन होता तो उस खर्च का वहन कौन करता? हम और आप वहन करते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। जनता परेशान होती, एक इलेक्शन कराने में 10-10 करोड़ रुपया खर्च होता है, वो टैक्स में पेयर्स मनी का वेस्टेज होता है। तो 96 में दिनेश गोस्वामी के रिकमेंडेशंस पर वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहा है, उसमें यह तय कर दिया गया कि आप मात्र 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। पहला जो किया गया वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक इलेक्टोरल रिफॉर्म रहा, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 21 साल से एज को घटा के 18 साल कर दिया गया। फिर आपको पता है कि धीरे धीरे क्या किया गया, ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार ईवीएम को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? केरला में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर बाद में आप देखते हैं कि पूरे देश में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रूप में क्या किया गया? वीवीपैट लाया गया। फिर क्या किया गया? फिर नोटा लेकर आता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। ये सब सारा चीज़ आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वीवीपैट का जिक्र आया तो थोड़ा सा हम आपसे और डिस्कस करना चाहते हैं। देखो अभी क्या हुआ है कि इलेक्टोरल जो आर्टिकल 324 है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तुम डील करते हो आर्टिकल नंबर 324 से, तो इसमें क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। इसकी नियुक्ति पहले कौन करता था? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते थे, प्रेसिडेंट करते थे। किसके कहने पर करते थे? तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसको नियुक्त कर देते थे। इस मामला को लेकर एक व्यक्ति है अनूप बर्णवाल। अनूप बर्णवाल सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट नीड्स टू बी वेरी फेयर because conducting the free and fair election
इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, पर इस बॉडी का अपॉइंटमेंट ही फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर काम करता है। जो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर काम करेगा, इसका मतलब रूलिंग पार्टी के रिकमेंडेशन पर काम करेगा। अगर हमको हमारा बॉस ने अपॉइंट किया तो हम कैसे इसके खिलाफ जाकर निर्णय दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इसकी नियुक्ति करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण कर दिया, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करेंगे, जिसके एक मेंबर रहेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी रहेगा, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को क्यों डाल दिया? इसलिए डाल दिया क्योंकि दिनेश गोस्वामी कमेटी का भी रिकमेंडेशन यही कह रहा था, 255th लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन यही कह रहा था कि जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, वो अकेला प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं और इनके कहने पर राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं। इसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। जो दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन है और लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक बोला कि ये कमेटी जो है रिकमेंड करेगी एडहॉक बेसिस पर, जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून नहीं पास करती है। पार्लियामेंट तुरंत गुस्सा में आ गया कि नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे आ सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर सीईसी एंड ईसी अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर एक्ट लेकर आता है, और उसमें कहता है कि जो सीईसी और ईसी का जो अपॉइंटमेंट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा या लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी करेगा, साथ में मेंबर रहेगा जो कि अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसको नामित करेंगे, जो कि अभी अमित शाह हैं। तो कहां से आप इंडिपेंडेंट बॉडी बना सके? अभी भी आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के हैं, अमित शाह रूलिंग पार्टी के हैं, यहां पर वोटिंग के थ्रू काम होगा। अधीर रंजन हमेशा विरोधी करेंगे, डिसेंटी मारेंगे। तो भाई ये जिसको चाहेंगे उसको तो नामित कर लेंगे ना, तो 2-1 से तो जीत ही गए। तो हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट बॉडी? नो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ का जो जजमेंट है उसको इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने पलट दिया। यहां पर क्या हो रहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन विरोधी दल का है, वोटिंग से होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक न्यूट्रल व्यक्ति है। आप मानेंगे ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जिस पद पर बैठा वो बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। मानते हैं कि 3 नाम गया है, तो भाई मानते हैं कि इस 3 नाम का विरोध प्रधानमंत्री सहमति देते हैं, एलओपी विरोध करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक न्यूट्रल व्यक्ति है, वो बोलते कि नहीं भाई अगर ये सही तो ये सही, ये सही तो ये सही, उस व्यक्ति का नामित हो जाता। तो वो जो बॉडी बनता वो क्या बनता? वो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बनता इसके बनिस्पत। पर इन्होंने पलट दिया उसको, और पलट कर और भी कांड इन्होंने कर दिया। जैसे कि इन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका टेन्योर क्या होता है? 6 इयर्स और 65 साल जो पहले हो जाए। सीईसी कैसे इंपीच होता है? जस्ट लाइक द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट व्हाट अबाउट द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स? नो, देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर बोथ ऑफ द देम। जैसे इलेक्शन, ये 2 इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा? एक बार राष्ट्रपति महोदय चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए, बोले कि दोनों को हटाइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहमत हो गए, दोनों इलेक्शन कमिश्नर को कान पकड़ के बाहर कर देगा। इसका मतलब कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो पावर है इंपीचमेंट का है कि आप उसको इतना आसानी से नहीं हटा सकते हैं, बट दैट डजंट होल्ड गुड फॉर द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। बट इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी मसला पर वोटिंग हो रहा है, मानते हैं कि एक मसला पर वोटिंग हो रहा है, तो ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठेंगे और वोटिंग होगा, और वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा। मानते हैं कि 2-1 से वोटिंग हुआ, जिसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर कहे कि मोदी जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं वायलेट किया, तो ये पास माना जाएगा। ठीक है, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डेमोक्रेटिकली वोट होता है, वोटिंग पर होता है। पर हटाने का जो प्रावधान है इनका बहुत सिंपल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड एग्री विद द प्रेसिडेंट, दे कैन बी रिमूव, बट फॉर द सीईसी ही कैन बी ओनली रिमूव जस्ट लाइक द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो पहले क्या था कि इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह था दैट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। नाउ देयर सैलरी इज सेम एज द जस्ट लाइक द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। बहुत दिन से मांग उठ रही थी कि जिस तरह से लोकसभा का अपना सेक्रेटेरिएट है, राज्यसभा का अपना सेक्रेटेरिएट है, उस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सेक्रेटेरिएट दे दीजिए। जब अपना सेक्रेटेरिएट रखिएगा तो उसका अपना एक स्टाफ होगा, पर अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या करता है वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। चुनाव कराना होता है तो किस पर डिपेंड करता है? शिक्षकों पर डिपेंड करता है, बैंकर्स पर डिपेंड करता है, सरकारी अफसर पर डिपेंड करता है चुनाव कराने के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन सेक्रेटेरिएट एंड दे डोंट हैव देयर ओन स्टाफ।
तो इनका बहुत दिन से डिमांड था कि हमारा अपना स्टाफ दीजिएगा। तो जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे थे कि जब आप सीईसी का एक नया कानून ही लेकर आ गए हैं, सीईसी एंड ईसी अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, तो उसमें उसको अपना एक सेक्रेटेरिएट दे देते, पर आपने नहीं दिया क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं। जो विरोधी लोग हैं उनका तर्क ये है। एक तर्क और इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखोगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखोगे, तो इसका जो भी खर्च होता है इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। व्हेन आई से इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट मींस इट इज नॉट वोटेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो खर्च होता है इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जो है इसको छेड़छाड़ कर सकता है, ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ गया। तो अगर आप बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे तो एस वाई कुरैशी कहते हैं कि सबसे पहला काम ये है कि इसका जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए इट शैल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज सिमिलर टू दैट ऑफ द सीएजी एंड द सुप्रीम कोर्ट, बट इट इज स्टिल अंडर द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि किसको आप नामित करेंगे, तो इसमें यह किया गया है कि वही व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है या इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है जो भारत सरकार या कहीं भी सेक्रेटरी के रैंक पर काम कर गया हो। तो आप मुझे बताइए कि आप एक लार्जर पुल को बाहर कर दे रहे हैं, जैसे कि फैजान मुस्तफ़ा तो सेक्रेटरी नहीं है, जो वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का वो तो सेक्रेटरी नहीं है, एक से एक वकील है, एकेडमिशियन है, वो सब तो सेक्रेटरी नहीं है। तो आप खाली बाबू लोग को बैठाना चाहते हैं। बाबू लोग जीवन भर 60 साल तक आपका चमचई किया है, तो आप जो भी सरकार हो, कांग्रेस की भाजपा को, आप उसको ऑब्लाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो लोग होते हैं ये स्वच्छंद विचार के लोग होते हैं, ये आपकी बात नहीं मानेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, एक मेजर प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, यहाँ पर 20 मिनट की वीडियो में डिस्कस करना उचित नहीं होगा। टीएन सेशन वगैरह सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। जो भी दक्ष में जाकर वीडियो देख लेना यार तुम लोग, ठीक है। साइनिंग ऑफ द डे, रोहित।